हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है और ग्लेशियर पिघल गया। नारी मन भी कभी कभी विद्रोह कर बैठता है। इसी मुद्दे को मैंने इस कहानी में उठाया है। कहानी है प्रस्तुत। सुनंदा मेरी नई पड़ोसन थी। कुछ दिन पूर्व ही मेरे पड़ोस में आकर बस गई थी। मन को बहुत सुखद लगा था उसका पड़ोस में रहना। दिन भर घर में बैठे बैठे ऊब जाती थी। पति काम पर चले आते थे और बच्चे स्कूल। दिन भर दीवारों के अलावा कोई साथी नहीं था। बस दोपहर भर दीवारों को देखते रहते थे। कुछ दिन पहले पड़ोस में सामान से भरा हुआ ट्रक आया तो हलचल मच गई थी। बच्चे अपने अपने साथी तलाश करने के लिए आसपास घूमने लगे थे और उन्हें 4 वर्षीय पपलू मिल भी गया था। पपलू सुनंदा का भांजा था जिसे उसने गोद ले रखा था। सुनंदा घर पर ही सिलाई स्कूल चढ़ाने लगी थी। कुछ दिन में उसका स्कूल अच्छा चलने लगा था। उसका एक कारण सुनंदा का मृदुभाषी होना भी था। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उसके यहाँ सिलाई की कक्षाएं चलती थीं। रविवार छुट्टी रहती थी। सुबह शाम सुनंदा का घर का काम निपटा लेती थी। 2 सदस्यों वाले घर का काम भी हल्का सा ही रहता था। सुनंदा से मेरा परिचय पहले तो औपचारिक तौर पर हुआ था, परंतु बाद में उसके स्वभाव ने मुझे आकर्षित किया था। परिचय प्रगाढ़ दोस्ती में बदल गई थी। हम शाम को साथ साथ टहलने जाने लगे थे। एक शाम हम लोग टहल रहे थे कि एक महिला रिक्शा चलाती हुई मिली थी। मैंने कहा था, बड़ी हिम्मत वाली महिला है। सुनंदा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, दीदी स्वाभिमानी भी होगी यह महिला। मैं 2 पल तक उसके चेहरे की तरफ देखती रही थी और उसके चेहरे पर आए हुए भाव पढ़ने की कोशिश करने लगी थी। सुनंदा मुझे दीदी कहने लग गई थी। वो मुझसे उम्र में छोटी भी थी। इसके अलावा इंसानी रिश्ते की डोर ने भी शायद हम दोनों को बांध दिया था। एक रविवार को मेरे पति दौरे में थे तो मैंने सुनंदा को शाम को चाय पर बुला लिया था। हमारे पास काफ़ी समय था। सुनंदा हर डिश की तारीफ कर रही थी। वो धीरे धीरे खाती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी मुझे नजर आई। मैंने धीरे से उसे कुरेद दिया था। सुनंदा कभी अपने बारे में नहीं बताया, शादी हुई या नहीं हुई, घर में कौन कौन है, अकेली क्यों रहती हो, आदि प्रश्नों की बौछार से पहले तो वो इस हतप्रभ रह गई थी, परंतु उसके बाद धीरे से उसने मुझे जवाब देना शुरू किया था। शायद उसने मुझे आम महिलाओं से कुछ अलग समझा था। उसे उम्मीद रही होगी कि उसे ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए उसके चेहरे पर निराशा भी झलकी थी, परंतु थोड़ी ही देर में उसने अपने को संभाल लिया था। फिर बोली थी, दीदी अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास ही इसलिए कर रही हूं कि किसी का सहारा मंजूर नहीं। आपने पूछा है इसलिए बता रही हूं, लेकिन समाज में ये बातें चर्चा का विषय न बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं शादीशुदा हूं। मेरे पति जीवित हैं। वो आबकारी विभाग में क्लर्क है। शराब और शबाब दोनों के शौकीन हैं, इसलिए साथ रहना संभव नहीं था। मायके में मेरे अलावा 5 बहनें और हैं। पिताजी मिडिल स्कूल में मास्टर हैं, इसलिए शादी के पहले तक का बोझ भी बड़ी मुश्किल से उठा पाए। बहनों में सबसे बड़ी बहन हूँ। मुझसे छोटी बहन की शादी दुर्भाग्यवश एक टीबी पेशेंट के साथ हो गई थी। 2 बच्चों के साथ बहन को छोड़कर वो हमेशा के लिए चला गया था।
पपलू उसी बहन का लड़का है। शेष बहनों में 2 शादीशुदा, वो 2 कुंवारी हैं। मैं वही अध्यापन कार्य शुरू करने लगी थी। पिताजी 1 आध साल में रिटायर हो जाएंगे। माँ 2 वर्ष पूर्व घरेलू जिम्मेदारियों से रिटायर होकर भगवान के घर चली गई थी। सुनंदा ने एक सांस में सारी जानकारी दे दी थी। मुझे ऐसा लगा था कि सुनंदा अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कहना चाह रही थी कि मेरा उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं आया था। उस दोपहर के बाद मैं लगभग 1 सप्ताह तक सुनंदा से नहीं मिली थी। सच कहूं तो जानबूझकर भी नहीं मिली थी। शाम को खाना बनाकर बैठी मैं पति का इंतजार कर रही थी कि पपलू दौड़ता हुआ आया। आते ही बोला था, जल्दी चलिए आंटी, मम्मी को बहुत तेज बुखार है। बेहोशी में जाने क्या क्या बड़बड़ा रही हैं। पहुंचने पर सुनंदा को बेहोश पाया था। घर अस्त व्यस्त पड़ा था। बाद में पपलू ने बताया था कि सुनंदा 2 दिन से बिस्तर पर है। मैंने पपलू को डांटा था कि वो 2 दिन से सिर्फ दूध और ब्रेड पर रह रहा था और हमारे घर खाना खाने नहीं आया था। पपलू ने कहा था कि मम्मी बोली थी कि आंटी को परेशान मत करना। सुनंदा को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसे डेंगू हो गया था। ठीक होने में महीनों लग गए थे। इस बीच सुनंदा का स्कूल भी बंद पड़ा था और आर्थिक संकट सामने खड़ा था। मैंने भरसक प्रयास किया था कि उसे कोई भी परेशानी ना होने पाए। सुनंदा लगभग 1 माह बाद घर लौट आई थी। एक दिन शाम को मैं लॉन में बैठी बच्चों को मैदान में खेलता हुआ देख रही थी। तभी सुनंदा आ गई थी। वो काफी गंभीर सी लग रही थी। बातचीत के दौरान सुनंदा ने हाँ हूं में जवाब देती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने रुमाल से 2 कंगन निकाले थे और धीरे से मेरी तरफ बढ़ाकर बोली थी, दीदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कृपया ये कंगन बिकवा कर मुझे अपना फर्ज अदा करने के दीजिए। मैंने उसे बहुत समझाया था पर वो मानने को तैयार नहीं हुई। हार कर मैंने उसकी ये शर्त मान ली थी कि मेरे पैसे चुकाने के बाद वो कंगन वापस ले लेगी। कमजोरी के बावजूद सुनंदा पहले जैसी ही मेहनत करने लग गई थी। स्कूल भी चल पड़ा था। धीरे धीरे पास पड़ोस की महिलाएं भी सुनंदा से परिचित हो गई थीं। वो उसके घर आने जाने लगी थी। परंतु सुनंदा का व्यक्तित्व उनके लिए एक पहेली था। उसका स्वभाव देखते हुए पड़ोसी महिलाएं उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछ पाती थीं, परंतु आपस में सुख-बुख चलती रहती थी कि सुनंदा एक रहस्यमय पहेली है। पड़ोसी महिलाओं में श्रीमती चौधरी बहुत तेज तर्रार होती थी। मैं भी मन ही मन डरा करती थी कि कहीं सुनंदा वो उनके बीच में कोई झड़प न हो जाए, क्योंकि सुनंदा जो कुछ ठीक समझती थी उसे गलत मानने को तैयार नहीं होती थी। न चाहते हुए भी एक बार ऐसा मौका आ ही गया। मेरी बहन आई हुई थी। मैंने सुहागने खिलाने का अच्छा अवसर समझा था और कार्यक्रम बन गया था। सुनंदा को भी मैंने एक सुहागिन के बतौर आमंत्रित किया था। कार्यक्रम शुरू हो गया था। तभी अचानक श्रीमती चौधरी बोल पड़ी थी, सुनंदा जी भी सुहागिन है? भाई, हमें तो पता ही नहीं था। इन्होंने कभी हमें बताया ही नहीं, तो हम जानते भी कैसे। मैं स्तब्ध सी हो गई थी कि कहीं रंग में भंग न हो जाए।
मैंने धीरे से नज़र उठाकर सुनंदा की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर तूफान आने की पहले वाली शांति थी। कुछ समय के लिए महिलाओं की महफिल में भी वीरानी सी छा गई थी। मैं सहमी थी, आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी। और तूफान आ भी गया था। अचानक स्पष्ट वो तल्ख आवाज में सुनंदा बोल पड़ी थी, आप सब मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक है ना? तो सुनिए, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं शादीशुदा होकर भी पति के साथ नहीं रहती। मेरे पति जीवित हैं। अब आप जानना चाहेंगी कि ऐसा क्यों है, तो मेरा जवाब ये है कि मैं एक स्वाभिमानी महिला हूँ और पति रूपी पुरुष का अत्याचार सहने से इनकार करती हूँ। मुझे दलील दी जा सकती है कि मुझे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए था। मेरा कहना है कि मेरी जिंदगी की मालिक मैं खुद हूँ और किसी का भी हस्तक्षेप अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करती। कहकर सुनंदा अंदर कमरे में चली गई थी। गंभीरता को भांपकर मैं भी उसके पीछे पीछे गई थी। सुनंदा बिस्तर पर बैठी थी। वो आंसू रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। स्पष्ट महसूस करते ही वे मेरे सीने पर झुक गई थी। वो रुंधी आवाज में बोली थी, दीदी, मैंने ऐसा क्या किया है जो हमेशा मुझे अपमान झेलना पड़ता है? दीदी, मैंने आसानी से वो घर नहीं छोड़ा है। वो सामान्य पति नहीं था। उसने मेरे सामने पराई स्त्री को अपने बिस्तर पर सुलाया है और मुझे ठंडी बर्फीली रातों में फर्श पर सोने को विवश किया है। उसने मुझे उस महिला का जूठा खाने के लिए विवश किया है दीदी। वो अमानुष था। उसने मुझे सिगरेट से जलाया है। कहकर वो बिलख पड़ी थी। मैंने उसका सिर धीरे से सहला दिया था। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे थे और पुनः बोली थी, दीदी, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि मैं उस दानव को मैंने स्वयं छोड़ा है, उसने मुझे नहीं। मैं परित्यक्ता नहीं हूँ। मैंने अपना स्वाभिमान बनाए रखा है। कहकर वो उठ पड़ी थी। मैं समझ गई थी कि ग्लेशियर पिघल चुका है और उसे अब रोक पाना असंभव है। नमस्कार।